स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो मैथ पर। दोस्तों यह वीडियो कक्षा 10 के गणित के पहले चैप्टर का पार्ट 6 है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रमेय, उदाहरण और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम प्रमेय 1.3 देखते हैं। इसमें दिया है कि मान लीजिए p एक आभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी संख्या के वर्ग को अगर कोई संख्या विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को भी वह विभाजित करेगी। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर 2 10 के वर्ग को विभाजित करेगी अर्थात 100 को काटेगी तो वह 100 के वर्गमूल 10 को भी विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पर अगर 2 100 को विभाजित करती है तो वह 10 को भी विभाजित करेगी। दोस्तों यह केवल बस समझने के लिए है। हम इसको लिख सकते हैं कि 2 10 के वर्ग को विभाजित करती है तो 2 10 को भी विभाजित करेगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि 8 के वर्ग को अगर 4 विभाजित करता है तो वह 8 को भी विभाजित करेगा। इससे अगर 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा और 64 4 से क्या है, विभाजित है, इसलिए 8 भी 4 से विभाजित होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 1 में 4, 4 दूना 8 और यहाँ भी 4 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 8 के वर्ग को विभाजित करती है। तो 4 8 को भी विभाजित करेगी। आइए दोस्तों प्रमेय 1.4 देखते हैं। प्रमेय 1.4 में है कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। हमें इसको सिद्ध करना है। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √2 एक प्रमेय संख्या है। तो दोस्तों अगर √2 एक प्रमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं √2 बराबर p/q, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है तथा p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात दोस्तों p और q दोनों एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। अगर यह किसी अन्य संख्या से विभाजित होंगे तो हम इसको काटकर a/b के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए। मान लीजिए 6/4 लिखा है तो 6 भी 2 से कट रहा है और 4 भी 2 से कट रहा है, तो हम इसको 2 से काटकर अभाज्य संख्या प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार p और q में भी एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम इसको काटकर a/b के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि यदि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से p और q में विभाजित करके a/b प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हम इसको आपस में गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा √2b बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2b² बराबर a²। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर दोस्तों b² का मान रखेंगे तो हो जाएगा a²/2। चूँकि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि a² को 2 विभाजित करता है तो a को भी 2 विभाजित करेगा। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी संख्या के वर्ग को कोई संख्या विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को भी वह विभाजित करेगी, तो अतः a को भी 2 विभाजित करेगी। चूँकि दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड अवश्य होगा। जैसे 17 का, तो 17 का एक और वह स्वयं होगी। जैसे 17 बराबर लिख सकते हैं कि 17 × 1। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि a का एक गुणनखंड हमें 2 मिल रहा है, तो हम इसका दूसरा गुणनखंड c मान लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि a बराबर 2c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम a बराबर 2c का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो हो जाएगा 2b² बराबर a की जगह रखेंगे 2c, तो हो जाएगा 2c का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 2b² और बराबर 4c²। चूँकि यहाँ भी 2 से कटता है और यहाँ भी 2 से कटता है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 1 में 2 और 2 दूनी 4। तो इसको लिख सकते हैं b² बराबर 2c²। चूँकि दोस्तों यहाँ पर हम c² का मान निकालते हैं तो हो जाएगा b²/2। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोस्तों b² को भी 2 विभाजित करती है, अतः b को भी 2 विभाजित करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि a को भी 2 विभाजित करती है और b को भी 2 विभाजित करती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि a और b में एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन दोस्तों इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं कि a और b में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु दोस्तों इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हम √2 को एक परमेय संख्या मान लिए थे, अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। अतः दोस्तों √2 एक अपरमेय संख्या है। आइए दोस्तों उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 में है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। इसको भी इसी तरह सिद्ध करेंगे। दोस्तों इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √3 एक परमेय संख्या है। तब हम √3 बराबर लिख सकते हैं a/b, जहाँ b 0 के बराबर नहीं है। तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
अगर दोस्तों ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा भी तो इसको हम काटकर सहअभाज्य संख्याएं बना सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि √3 बराबर ए बट्टा बी, इसको आपस में गुणा करते हैं तो बी √3 बराबर ए होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा 3b² बराबर a²। यहाँ से हम b² का मान ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा a² बट्टे 3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं कि a² को 3 विभाजित करता है, अतः a को भी 3 विभाजित करेगा। तो दोस्तों हमें इससे यहाँ पता चलता है कि a का एक गुणनखंड 3 भी है। तो हम a का अन्य गुणनखंड c मान लेते हैं। तो a बराबर लिख सकते हैं 3c, क्योंकि a का एक गुणनखंड 3 दिया ही है तो अन्य गुणनखंड c मान सकते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 3b² बराबर 3c का होल स्क्वायर। ये 3b² होगा और ये हो जाएगा 9c का 9c², या 3 से कटेगा, 3 × 1 में 3, 3 × 3 9, तो हो जाएगा b² बराबर 3c²। c² का मान ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा b² बट्टे 3। चूँकि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि b² 3 से विभाजित हो रहा है तो b भी 3 से विभाजित होगा। तो चूँकि दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a का भी एक गुणनखंड 3 है और b का भी एक गुणनखंड 3 है, अतः हम कह सकते हैं कि a और b का एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोध उत्पन्न होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोस्तों यह हमें इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हम √3 को एक परमेय संख्या मान लेते, अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। आइए दोस्तों उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों हम मान लेते हैं कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5 माइनस √3 बराबर p बटे q, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है तथा p और q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों हम इसको पक्षांतर करके लिख सकते हैं कि 5 माइनस p बटे q बराबर √3 या √3 बराबर 5 माइनस p बटे q, चूँकि 5 माइनस p बटे q एक परमेय संख्या है।
तथा अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको पहले सिद्ध कर चुके हैं। अतः इससे विरोधाभास प्रकट होता है कि अंडर रूट 3 बराबर 5 माइनस पी बटे क्यू, क्योंकि 5 माइनस पी बटे क्यू एक परमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों बराबर कैसे हो सकती है? अतः हम कह सकते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। आइए दोस्तों उदाहरण नंबर 11 देखते हैं। दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 अंडर रूट 2 बराबर ए बटे बी, जहाँ बी 0 के बराबर नहीं है। तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः दोस्तों हम इसको आपस में गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। 3 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर ए बटे 3 बी। 3 यहाँ पर गुणे के रूप में था तो इधर आएगा भाग के रूप में हो जाएगा ए बटे 3 बी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए बटे 3 बी परमेय संख्या है। तथा अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। हम इसको पहले सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों इससे इसका विरोध प्रकट होता है, क्योंकि अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है लेकिन ए बटे 3 भी परमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या और परमेय संख्या बराबर कैसे हो सकती है? आइए दोस्तों हम प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो दोस्तों हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। जब यहाँ परमेय संख्या मान लिया तो हम इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी, जहाँ बी 0 के बराबर नहीं है। तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों हम इसका आपस में गुणा करके लिख सकते हैं कि बी अंडर रूट 5 बराबर ए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5b² बराबर a²। 5 को इधर हम पक्षांतर करके b² का मान ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा b² बराबर a² बटे 5। चूँकि दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि a² को 5 विभाजित करता है, अतः a को भी 5 विभाजित करेगा।
चूँकि हम यहाँ पर देखते हैं कि a का एक गुणनखंड 5 है, तो इसका अन्य गुणनखंड हम c मान सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि a बराबर 5c। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा b² बराबर 5c का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 5b² बराबर 25c²। 5 से दोनों तरफ भाग दे देते तो ये हो जाएगा 5 × में 5, 5 × 5 = 25। इसको लिख सकते हैं b² बराबर 5c²। अब हम यहाँ पर c² का मान ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा c² बराबर b² बटे 5। चूँकि दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि b² को 5 विभाजित करता है, अतः b को भी 5 विभाजित करेगा। तो दोस्तों इससे हम देख सकते हैं कि a और b में एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन इससे विरोधाभास प्रकट होता है क्योंकि हम मान चुके हैं कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्योंकि हमने √5 को एक परमेय संख्या मान लिया था। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम इसको इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। इसलिए हम 3 + 2 √5 के बराबर लिख सकते हैं a बटे b। जहाँ b 0 के बराबर नहीं है और a और b में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम यहाँ पर 3 को पक्षांतर करके प्राप्त कर सकते हैं कि 2 √5 बराबर a बटे b - 3। यहाँ पर b हम एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा b और यहाँ पर हो जाएगा a - 3b। चूँकि यहाँ पर 2 गुणे के रूप में है तो इधर आएगा तो ये भाग के रूप में हो जाएगा। तो √5 बराबर हो जाएगा a - 3b बटे 2b। चूँकि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि a - 3b बटे 2b एक परमेय संख्या है तथा √5 एक अपरमेय संख्या है। हम इसको पहले सिद्ध कर चुके हैं। चूँकि दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 बराबर a - 3b बटे 2b, क्योंकि √5 एक अपरमेय संख्या है तथा a - 3b बटे 2b एक परमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। अब हम प्रश्न संख्या 3 का पहला देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्या हैं।
पहला है 1/√2। तो दोस्तों हम इसके विपरीत यहाँ मान लेते हैं कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर a/b, जहाँ b 0 के बराबर नहीं है। तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम इसको आपस में गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं कि a√2 बराबर b, पुनः √2 बराबर b/a। चूँकि दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि b/a एक परमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √2 बराबर b/a, क्योंकि b/a एक परमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है। इसलिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। आइए दोस्तों पहले का दूसरा देखते हैं, 7√5। मान लेते हैं कि 7√5 एक परमेय संख्या है। अतः लिख सकते हैं कि 5 बराबर a/b, जहां b 0 के बराबर नहीं है। चूंकि 7 यहाँ गुणे के रूप में, तो इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि √5 बराबर a/7b। चूंकि दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a/7b एक परमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोध होता है कि √5 बराबर a/7b, क्योंकि a/7b एक परमेय संख्या और √5 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पर विरोध इसलिए होता है क्योंकि हमने एक अपरमेय संख्या को परमेय संख्या मान लिया था। अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। का तीसरा नंबर है 6 + √2। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। छः प्लस √2 के बराबर लिख सकते हैं a/b, जहां b 0 के बराबर नहीं है। 6 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा √2 बराबर a/b माइनस 6। तो हो जाएगा √2 बराबर b एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा b a माइनस 6b। चूँकि दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि a माइनस 6b/b एक परमेय संख्या है तथा √2 एक अपरमेय संख्या है। लेकिन इसका इस तथ्य से विरोध होता है कि √2 बराबर a माइनस 6b/b,
क्योंकि a माइनस 6b/b एक परमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है और परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते। यह विरोध इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हम 6 प्लस √2 को एक परमेय संख्या मान लेते, अतः 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि इसको कॉपी में नोट कर लिया करें तथा इसको बाद में रिवाइज कर लिया करें, जिससे कि यह अच्छे से तैयार हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।